तो सारे आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दहेज 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी केमिस्ट्री पार्ट के 30 क्वेश्चन के बारे में। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये सारे, और ये आपके क्वेश्चन काम आ सकते हैं दहेज प्री वेटनरी फिशिंग टेस्ट और पीएटी एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के क्वेश्चनों के तौर पर। गाइस, इनमें से कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इससे बेटर है कि आप इन क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज कर लें। और ये क्वेश्चन पेपर 2020 का आपको आसानी से नहीं मिलेगा, तो कुछ जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दी है 2020 में, तो उन्हीं के पास आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर हैं, तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। और गाइस, जो दहेज 2020 एग्ज़ाम हुई थी ये केवल एक शिफ्ट में हुई थी, यानी कि इसका केवल एक ही क्वेश्चन पेपर है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी और आपको कोई अन्य पेपर की तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी इसके साथ में। तो आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के पार्ट में के डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास 40 क्वेश्चन है। यानी कि इसका जो सिलेबस है जो गाइस 40 फिजिक्स, 40 केमिस्ट्री और 20 नंबर जो है आपके जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज की हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, और लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के पार्ट के बारे में। और गाइस, यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई ए एंड बी फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन। तो गाइस, यहाँ पर रिएक्शन हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट रिएक्शन है C2H2 प्लस NaNH2 जो दिया है, एक का मान हमें वैल्यू याद निकालना है, और A और B कंपोनेंट हमें यहाँ पर जोड़ करके बनाना है CH2Br। तो यहाँ पर A की वैल्यू, A और B की वैल्यू हमें फाइंड करना है, जो ऑप्शन है हमारे पास। तो ऑप्शन फर्स्ट है सोडियम एसिटिलाइट प्लस ब्यूट प्लस 1 आइन, और सोडियम एसिटिलाइट प्लस, और बी जो है हेक्स प्लस आइन, थर्ड जो है एथिन ब्यूटेटुइन, फोर्थ जो ऑप्शन है ब्यूटिन प्लस ब्यूट 2 आइन। तो गाइज, यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा ए यानी कि फर्स्ट ए की वहाँ आएगा सोडियम एसिटिलाइट, और बी के स्थान पर आएगा ब्यूट प्लस आइन। ओके गाइज, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा C2H यानी कि सोडियम एसिटिलाइट, तो ये बनेगा, और जो बाहर NH3 यानी अमोनिया के तौर पर ये बाहर निकलेगा, और इसे CH2Na को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास जो बन जाएगा C2H, और इसके बाद जब हम NaBr को अगर हम बाहर निकाले गाइस, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2। तो ये रहेगा हमारे पास C2H CH3CH2। तो यानी कि हेक्स प्लस आइन, जिसमें जो कार्बन की संख्या जो 6 है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ब्यूट 2 प्लस आइन, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर रहेगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि टेफ्लॉन की एकलक मोलर इकाई क्या है। तो इसके बारे में हम गाइस पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे जो पॉलीमर वाला चैप्टर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेफ्लॉन की एकलक यानी कि जो मोनोमर इकाई है, तो वह क्या है? ऑप्शन है FClC बराबर CF2, सेकंड ऑप्शन है Cl2CH3 या CF2CF2, या डी ऑप्शन है F3C या 3FC। तो गाइस, राइट आंसर रहेगा हमारा C कि F2C और CF2। तो इस जो एक इकाई होती है, इसके माध्यम से कई बार जुड़ने पर टेफ्लॉन इकाई बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीजन और दूसरे तत्व के दूसरे समूह 16 तत्वों के बीच अंतर में गलत है, उसका गलत कथन को पहचानिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन साधारण ताप पर गैस के रूप में मौजूद होती है, जबकि अन्य तत्व कक्ष तापमान पर ठोस रूप में रहते हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, यानी इसमें कोई गलत बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कि आणविक जो ऑक्सीजन प्रतिचुंबकीय है, जबकि अन्य सदस्यों के अणु अनुचुंबकीय हैं। तो ये गलत आंसर है गाइस। सेकंड पॉइंट हमारा राइट आंसर रहेगा,
क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु है जबकि अन्य तत्व बहुपरमाणु के। राइट आंसर है, क्योंकि ऑक्सीजन O2 के रूप में होता है जबकि जो अन्य तत्व होते हैं जैसे सल्फर हो गया, सेलोनियम हो गया, टेलोनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, जो ग्रुप 16 के जो तत्व हैं वो बहुपरमाणु होते हैं ऑक्सीजन के अलावा। और डी ऑप्शन है कि कक्ष तापमान पर ऑक्सीजन एक हाइड्राइड एक तरल होता है जबकि अन्य सदस्यों के हाइड्राइड गैस रूप में होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन के हाइड्राइड जो होते हैं यानी कि जल जो तरल रूप में होता है, वो बाकी अदर के जो हाइड्राइड होते हैं वह गैस फॉर्मेट में होते हैं। नेक्स्ट, उस संक्रमण धातु को चुनिए जो केवल +3 की एक ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। ऑप्शन है कोबाल्ट, स्कैंडियम या आयरन या टाइटेनियम। तो गाइज ये है हमारे पास इसका राइट आंसर बी, स्कैंडियम, यानी कि Sc जो है कि वह संक्रमण धातु है जिसकी संयोजकता 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिथियम के असंगत स्वभाव के कारण गलत है। ऑप्शन, इसके संयोजी कोश में कोई रिक्त डी कक्षक नहीं होता है, यह न्यूनतम विद्युत धनात्मक क्षार धातु है, यह लिथियम प्लस आयन की ध्रुवीकरण शक्ति क्षार धातुओं की सबसे कम होती है, तो या इसमें अन्य क्षार धातुओं की तुलना में सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। तो गाइज ये है कि आंसर है हमारे पास राइट आंसर सी जो है गलत है ऑप्शन हमारे पास, तो इसलिए राइट आंसर यही रहेगा। क्योंकि देखो अगर लिथियम के बारे में हम बात करें तो लिथियम में डी कक्षक नहीं होता है और ये जो है विद्युत धनात्मक होती हैं, विद्युत धनात्मक क्षार धातुएं होती हैं और इनकी आयनिक ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि ये जो ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक ऊर्जा कम होती है, तो लिथियम ऊपर रहता है तो इसकी आयनिक ऊर्जा अधिक होती है। नेक्स्ट, ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल को क्रमशः ए और बी यौगिक के रूप में मानिए, निम्नलिखित में से कौन सा उनके बारे में गलत कथन है। ऑप्शन, यौगिक बी की तुलना में यौगिक ए एक उच्च गलनांक दिखाता है और यौगिक एक भाप वाष्पशील होता है लेकिन यौगिक बी वाष्पशील नहीं होता है, यौगिक एक अंतः अणु हाइड्रोजन आबंध बनाता है और यौगिक बी अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध बनाता है। डी ऑप्शन, यौगिक ए की तुलना में यौगिक बी की अधिक पानी में विलेयता अधिक होती है। तो ए इज द राइट आंसर कि यौगिक बी की तुलना में यौगिक ए अधिक गलनांक रखता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की दी हुई अभिक्रियाओं में एक्स, वाई और जेड को पहचानना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि C6H4 COOH2 + NH3 और x की वैल्यू हमें फाइंड करना है और उसी x को अगर हम हीट यानी गर्म करते हैं तो हमें जो y प्राप्त होता है और y को हम तेज अगर ताप देते हैं तो हमें z प्राप्त होता है। तो क्या हमें यहाँ पर मिलेगा, तो राइट आंसर रहेगा गाइज यहाँ से सीधे अगर हम देख लें तो सी, अमोनिया थैलेट प्लस थैलेमाइड और z है थैलेमाइड, तो करेक्ट आंसर है गाइज ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमने बात कर ले कि NaOH विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किन हैलाइड आसानी से जल अपघटन से गुजरते हैं, लेकिन एल्किन हैलाइड की SN2 अभिक्रिया दर के घटते क्रम को व्यवस्थित करिए। तो P = C2H5Cl या Q जो है CH3 या CHClR, तो और R जो है कि CH3 CClS जो S की वैल्यू जो है CH3Cl। ये सारे गाइज आपको मिल जाएंगे 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये न सोचे कि ये NCERT कोर्स नहीं, ये बिल्कुल NCERT कोर्स है और ये आपको 12th की केमिस्ट्री में मिल जाएगा अच्छी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर SPQR, यानी कि डी आंसर रहेगा, यानी कि S बड़ा है P से और P भी बड़ा है Q से और Q भी बड़ा है R से, यानी कि ये देख लें हम तो एक घटते क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नीचे दिए गए विवरण में पदार्थ को पहचानिए और तृतीय संरचना वाला एक प्रोटीन जो जीव रासायनिक अभिक्रियाओं में सक्रियण ऊर्जा के परिणाम को कम करने में उपयोगी होता है और अभिक्रियाओं को गति देने के लिए इसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसका कार्य तापमान और pH में परिवर्तन आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। ऑप्शन है गोलाकार प्रोटीन, मूल प्रोटीन
या एंजाइम या रेशेदार प्रोटीन। तो गाइज ये है सी एंजाइम। और गाइज यदि आप साथ में बैठ कर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज दे कर के आप क्वेश्चन पेपर जो है कि हर एक क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के ब्लॉक जिनमें विभेदन इलेक्ट्रॉन परमाणु की उपान्यता पूर्ण और उग्र उपांत्य कोश में प्रवेश करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो यह गाइज ए ब्लॉक के तत्व यानी कि बी इज हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ZnCu सेल जिसका सेल का इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है द्वारा किया गया अधिकतम विद्युत कार्य क्या है। तो राइट आंसर रहेगा ए 212.3 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन Cu धातु के धातु निष्कर्षण के बारे में सही है। तो ए राइट आंसर है गाइस हमारा कि एनोड के नीचे संग्रहित एनोड पंख में एंटीमनी, सेलेनियम और टेल्यूरियम होते हैं, जबकि अदर थर्ड ऑप्शन है बी सी डी ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 12.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किस कक्षा में आएगा। ऑप्शन है डी जो राइट आंसर है हमारा, इसका आंसर रहेगा 3। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज है 12.1 ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए वह तीसरी कक्षा में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास I2 होगा। ऑप्शन 1s2, 2s2, 2p6 या 3s1। तो राइट भी यही रहेगा ए ऑप्शन कि 1s2, 2s2, 2p6 या 3s1। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले OH- आयनों के निर्माण की एंथैल्पी परिकलित करिए। दिया गया यहाँ पर हमें जो दिए हुए हैं तो गाइस बहुत ही ये थोड़ा टफ रहेगा और ये आपको 11th के जो टॉपिक हैं ये चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में C6H5X मुख्य उत्पाद के रूप में मेटा समावयवी देता है, X को पहचानिए। तो ये यहाँ पर हमें X फाइंड करना है। तो यहाँ पर रहेगा गाइस आंसर साइनाइड, जो CN वाला करेक्ट आंसर रहेगा जो यहाँ पर हमें X के रूप में मिलेगा। तो C6H5CN यहाँ पर हमें मेटा समावयवी देता है एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अभिकर्मक का उपयोग पर यह पता लगने में के लिए किया जाता है कि दो विलयनों में BaCl2 को डालने पर बना अवक्षेप सफ़ेद अवक्षेप BaCO3 या BaSO4 है। ऑप्शन तनु HCl या जलीय अमोनिया या NaOH जलीय H2S। तो गाइस ये रहेगा ए कि तनु HCl। जो अब हम तनु HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम डालते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि दो विलयनों में BaCl2 डालने पर जो सफ़ेद अवक्षेप बनता है वह BaCl3 या BaSO4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो उस एमीन को पहचानिए जिसमें किसी भी सतह की अभिक्रिया नहीं होगी जब उसे अल्कोहल के OH और क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाएगा। तो डी करेक्ट आंसर रहेगा। डी करेक्ट आंसर रहेगा कि N मैथेन एमीन। तो जो N नॉर्मल मैथेन एमीन है तो वह एक एमीन है जो किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता है जब उसे अल्कोहल के OH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्न हेबर चक्र पर आधारित वर्णित हैलोजनों की आक्सीकारक शक्ति को निर्धारित करने के लिए 4 कारकों का ध्यान रखती है। उनमें से कौन सा एक कथन गलत है कि हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता या ऋणायनों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान, हैलोजन की वियोजन ऊर्जा या ऋणायनों की जल योजन की एंथैल्पी। तो गाइस राइट आंसर रहेगा ए हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एक धातु X पर यौगिक मैग्नीशियम के बराबर उसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था मौजूद होती है, यह यौगिक के रूप में व्यवहार करता है। किलेटी कर्मक या स्कंदन कर्मक, ऑक्सीकारक या उपचायक। तो गाइस राइट आंसर रहेगा ऑक्सीकारक। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है। ऑप्शन टेफ्लॉन, डेकेरोन, नायलॉन 6 या ग्लाइप्टल। तो गाइस ए आंसर रहेगा टेफ्लॉन। जो टेफ्लॉन है एक संगलक बहुलक नहीं है।
जबकि डेकेरोन और नाइलॉन 66 और ग्लाइप्टल की जो हैं कि एक संघनन बहुलक हैं। नेक्स्ट की हम बात करें कि पी ब्लॉक में निम्नलिखित में से किस समूह में ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में तत्व मौजूद होते हैं? ऑप्शन 17, 12, 13 या 15। तो गाइज यहाँ पर जो 17 समूह होते हैं उसमें ठोस, द्रव्य और गैसीय तीनों अवस्था में तत्व मिलते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एसिलन अभिक्रिया से नहीं गुजरेगा? ऑप्शन के सीधे हम राइट आंसर देख ले तो यहाँ पर होगा सी कि CH3CH2C3N। तो ये रहेगा हमारे पास करेक्ट आंसर कि जो CH3CH2 है उसमें से एक एसिलिन अभिक्रिया नहीं गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 300 केल्विन तापमान पर एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक में 10 गुना कम हो जाता है तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पर डी आंसर रहेगा 1381.8 आर। नेक्स्ट पेप्टिभन या पेप्टिवाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ये यहाँ पर राइट आंसर है कि अवक्षेप कोलाइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पेप्टिकरण गाइस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो अवक्षेप होते हैं वह कोलाइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए उपसंयोजी यौगिकों का IUPAC नाम है? तो दिया है यहाँ पर आंसर ऑप्शन हमारे पास कि PTCl, NO2 NH3 4। तो राइट आंसर रहेगा टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो एंड प्लेटिनम जिसकी संयुक्ता 4 है और सल्फेट। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपको 12th में मिल जाएगा गाइस। जो चैप्टर है आपका उपसंयोजी यौगिक में, वहाँ पर आपको विशेष रूप से IUPAC नाम आपको विशेष रूप से यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। यहाँ से कई क्वेश्चन मिल करके बन करके आते हैं आपके लिए। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोकार्बन उत्पाद के रूप में ब्यूटेन 2 ऑन देगा जब इसे HgSO4 उत्प्रेरक उपस्थिति में तनु H2SO4 के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है? तो सी आंसर रहेगा ब्यूट 2 आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि एक हाइड्रोकार्बन यौगिक का आणुभविक सूत्र 2C2H5 है। यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान 58 AMU है तो उसका आणविक सूत्र क्या होगा? तो यह C4H10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि CHCl3 और NOH के साथ फिनोल को राइमर टीमेन अभिक्रिया के साथ वलय आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन विरागी हैं। तो ए आंसर रहेगा हमारा राइट CCl2 करेक्ट आंसर है कि जब जो क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनेल की राइमर टीमेन अभिक्रिया करवाते हैं तो वलय पर आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन रागी जो होगा CCl2 रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कम मात्रा में उपलब्ध तत्वों के शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? और अशुद्धिय शुद्ध होने वाले तत्व से रासायनिक गुणधर्मों में भी बहुत समान है। तो ऑप्शन है वर्ण लेखन प्रक्रिया। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट, एल्यूमिनियम 3+ आयनों में 1 मोल को चयित करने के लिए आवेश आवश्यक होता है। तो आंसर है यहाँ पर 3F। इसके बाद हार्मोन इंसुलिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में अमीनो अम्ल की रेंज होती हैं और इसे इसकी के कारण प्रोटीन कहा जाता है। तो ऑप्शन है राइट आंसर की 20 से 100 इसकी रेंज होती है और प्रोटीन के रूप में पूर्णतः स्पष्ट समतनुकरण होता है। नेक्स्ट, ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि आपकी आवर्त सारणी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से ही आएंगे कि आपको परमाणु त्रिज्या घटते क्रम में लिखना है। तो जो दिया हुआ है कि IN, TI, Ga और एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर हमको घटते क्रम में इनकी परमाणु त्रिज्या को व्यवस्थित करना है। तो ए राइट आंसर रहेगा कि सबसे ज़्यादा जो टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक त्रिज्या होगी, इसके बाद इंडेनियम की होगी, इसके बाद एल्यूमिनियम की होगी, इसके बाद गैलियम की होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित यौगिकों को उसकी क्षारीय प्रबलताओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसका आंसर रहेगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये सारे गाइस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल जाएगा अच्छे से। और ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको मिलेगा फर्स्ट चैप्टर से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन छोटकी दोष, फ्रैंकल दोष अथवा अंतरकाशी दोष दोनों में, फ्रैंकल दोष में या अंतरकाशी दोष दोनों में। तो ये राइट आंसर है गाइस बी, कि फ्रैंकल दोष और अंतरकाशी दोष दोनों में। तो फ्रैंकल दोष और अंतरकाशी दोष दोनों जो होते हैं उनमें क्रिस्टल का घनत्व प्रभावित नहीं होते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक।